Okay, good morning everyone. Before we start with today's topic, we have let's first have a quick revision कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है. Starting with हमने इकोनोमेट्रिक्स की मीनिंग और उसका नेचर के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स दैट इज इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, वेयर वी यूज इकोनॉमिक थ्योरीज and with the help of mathematical equation we estimate the values, okay, using statistical inferences. Then we have discussed about types of data. We have time series data, cross sectional data and panel data. What do you mean by time series data? So time series में ईयर बहुत सारे होते हैं या फिर ठीक है. What do you mean by cross sectional data? सर एक ईयर के बहुत सारे डेटा. ठीक है. and panel data? सर दोनों का मिक्स होता है. दोनों का मिक्स होता है. सो आज हम लोग ना टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा से रिलेटेड एक अजम्पशन करने वाले हैं, ऑटो कोरिलेशन. तो उसमें ये काम आएगा. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट दिस कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा, रिमेंबर. देन कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल डेटा. ये सारी चीज़ें कर रखी हैं. कार्डिनल विच कैन बी काउंटेड, ऑर्डिनल विच कैन बी रैंक्ड ओनली, नॉमिनल आर जस्ट द नेम्स, जैसे नेम ऑफ द कलर्स. ठीक है, नेम ऑफ द डेज. Okay, these are the steps for performing an econometrics model. Then these are the methodologies of econometrics. This already been discussed, it is already been recorded. आप लोगों को मिल जाएगा YouTube पे ये सारी चीज़ें. और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि फर्स्ट वी स्टेट अ हाइपोथेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ एन अजम्पशन और स्टेटमेंट जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं. ओके, पहले हम लोग अजम्पशन एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं. मैथमेटिकल मॉडल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही क्या होता है, ये प्रिसाइज मॉडल बना के देता है. यहाँ पे सिर्फ हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कोई भी फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है. बट इफ़ यू कन्वर्ट दिस मैथमेटिकल मॉडल इनटू इकोनोमेट्रिक मॉडल, वहाँ पे क्या आ जाता है, एक स्टोकेस्टिक वेरिएबल आ जाता है, एरर टर्म आ जाता है या डिस्टर्बेंस टर्म आ जाता है. वो क्या होता है डिस्टर्बेंस टर्म? वो सारे वैल्यूज को, दिस यू और म्यू, ये ऑल अदर फैक्टर्स विच मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंक्लूडेड इन म्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये y इज योर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है, हमने बोला कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस. ओके, x, ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये प्राइस हो गया. y डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिमांड हो गया. लेकिन डिमांड प्राइस के अलावा और भी तो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इफेक्ट होता है, जो कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड जब डेफिनेशन बोलते हैं उसमें हम बोलते हैं कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट. लेकिन वो कांस्टेंट तो होता नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं. वो सारे फैक्टर्स को हमने क्लब कर दिया यू में, म्यू में, एरर टर्म जिसे कहते हैं हम लोग. ठीक है, और ये स्टोकेस्टिक होता है. स्टोकेस्टिक का क्या मीनिंग होता है? स्टोकेस्टिक इसका मीनिंग होता है चेंजेस विथ टाइम. इट चेंजेस विथ टाइम. ओके, कोई भी वेरिएबल जो टाइम के साथ चेंज हो उसे स्टोकेस्टिक वेरिएबल कहते हैं. नाउ वी आफ्टर दैट वी ऑब्टेन द डेटा, देन वी रिग्रेस. अब आ गए रिग्रेशन पे. रिग्रेशन यहाँ पे यूज होता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिंपल लीनियर रिग्रेशन किया था. आज उसका मल्टीपल रिग्रेशन वाला पार्ट करने वाले हैं. ठीक है, y हैट इज दी एस्टिमेट. जब ये हैट का साइन लग जाता है तो इसे कहते हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यू है. ठीक है, और कोई भी रिग्रेशन मॉडल एक्यूरेट कब होता है? जब एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू सेम हो. ठीक है, फिर we test the hypothesis and we forecast it, and it is used for policy making purpose. Okay, now after that we have discussed about, just a second, unit 2, that is normal distribution के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, where we have discussed about mean, median, mode, then variance, standard deviation. ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था. दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन बी प्लैटिकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक. इसके कुछ फीचर्स होते हैं, याद है इसके फीचर्स?
मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, याद आया। और ये पूरा सिमेट्रिकल होता है, दैट मीन्स सेंटर पार्ट से दिस इज 50%, दिस इज 50%, और ये पूरा इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड में। एंड एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 90%, 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। This is mu, that is mean, and this is standard deviation. Standard deviation 1, standard deviation 2 and standard deviation 3. अगर एरिया अंडर द कर्व इज टोटल इज 1, दैट इज 100%, और अगर हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों साइड 2.5%, 2.5% रिजेक्शन एरिया आ जाएगा। ये एक्सेप्टेंस जोन है, ये रिजेक्शन जोन है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं बहुत सारे। देन z को x वैल्यू को z में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। फिर हम लोग z टेबल पे देखते थे वैल्यू, फिर डिसाइड करते थे वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये एग्जांपल्स हम लोगों ने कर रखे हैं, ये सारे एग्जांपल्स याद आ रहा है। आप लोग वीडियोस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से कर रखी थी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम? जब सैंपल का साइज 30 या 30 से ज़्यादा होता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। कब? याद आया? ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कर रखे थे। यूनिट 2, देन Z डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोगों ने T डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। व्हाट यू नो द डिफरेंस बिटवीन Z टेबल एंड T टेबल? कैसे T टेस्ट कब यूज़ होता है? जब सैंपल साइज 30 से कम होता है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। दीज आर दी फॉर्मूलाज, ओके। x की वैल्यू को t में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, ये सारी चीज़ें कर ली थी। हाउ टू लुक फॉर द वैल्यूज फॉर टी, वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, उसको यूज़ करते हैं टी टेबल में। n-1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल लेते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता करते हैं। पॉपुलेशन की स्टडी को पैरामीटर कहते हैं, सैंपल की स्टडी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नाउ mean value of a sample is called x bar and mean value of population is called mu. Then variance of sample is s square and for population it is sigma square. Standard deviation is s and sigma. Then proportion is p, small p and capital P, and then correlation is small r and rho.
एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, वी हैव डिस्कस। देन सैम्पलिंग की मेथडोलॉजी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी डिस्कस किया था। वेयर in case of probability sampling all the elements of the population have an equal chance to be selected in a sample. On the other hand, in case of non probability sampling, few elements of this population have the chance of being selected. Then point estimation and interval estimation में क्या difference है, हमने ये भी किया था। confidence interval, ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ये भी कर रखा है हम लोगों ने, है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सैंपल से हम लोग एग्जैक्ट पॉपुलेशन की स्टडी कर लें, कभी कभी वो नहीं हो पाता है ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ये रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें। दिस इज जेड टेबल, z x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ in the last class we have started with a topic that is called regression, where we have started with simple linear regression model, where we have one dependent variable and one independent variable, remember? अब रिग्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है, उन्होंने बताया था कि कैसे हम लोग नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, रिमेंबर क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन क्या चेक करता है? दो वेरिएबल के बीच में स्ट्रेंथ चेक करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ऑन द अदर हैंड रिग्रेशन क्या चेक करता है? नेचर ऑफ एसोसिएशन, नेचर। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय कीन्स। ये सारी चीज़ें अभी रिवीजन ही चल रही हैं, ठीक है। इसमें इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है। दिस मॉडल, किन्जियन कंजम्पशन मॉडल, यहाँ पे ये बताया था ना कि एज योर इनकम इंक्रीजेज योर कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट विथ अ लोअर proportion. This is your income, this is your consumption, this is what? Intercept or alpha or autonomous consumption, this is beta और MPC. MPC क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। दैट मीन्स y is your consumption, beta 1 is your autonomous consumption and beta 2 is your marginal propensity to consume and x is your income, okay. Then रिग्रेशन विथ कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी थी। फिर कुछ एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी किए थे हम लोगों ने, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एंड सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, ये सारी चीज़ें। नाउ रिमेंबर दिस बेस्ट फिट लाइन, और उसके कुछ अजम्पशंस थे हम लोगों ने किए थे। OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, these are the assumptions of simple linear regression model. First assumption is linear regression regression model is linear in parameter. What do you mean by linear in parameter? पावर नहीं होनी चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए, 1, है ना। और वो जब ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। देन सेकंड, x values are fixed in repeated sampling.
ठीक है, दैट मीन्स x इज नॉन स्टोकेस्टिक, x की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए. देन थर्ड अजम्पशन, जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस और म्यू, दैट इज जितने भी एरर टर्म्स हैं उनकी मीन वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए. इसको ऐसे समझिए, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ज़रूरी तो नहीं है कि सबका कंजम्पशन इसी स्ट्रेट लाइन पे आए, कुछ लोगों का ऐसे भी आएगा कंजम्पशन, और ये ऐसे क्यों आ रहा? बिकॉज ऑफ एरर टर्म. ठीक है, दीज आर दी म्यू. ठीक है, इन सब का अगर मीन निकाले, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव्स है, इनका अगर मीन निकाले तो मीन कितना क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए. देन फोर्थ अजम्पशन, होमोसिडास्टिसिटी. अब आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, यही चीज़ करने वाले हैं कि अगर होमोसिडास्टिसिटी वाला अजम्पशन फुलफिल ना हो तो क्या प्रॉब्लम आती है. ओके, ऑटो कोरिलेशन, ये इसकी प्रॉब्लम के बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग. अच्छा, आई हैव गिवन यू सम होमवर्क रिलेटेड टू टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, याद है? कुछ होमवर्क दिया था ऐसा? टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. नहीं याद है? पावर ऑफ अ टेस्ट, गॉस मार्कम थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर. नोट किया था ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में की हुई थी. ओके, गुडनेस ऑफ फिट, कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, डन. सो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल. अब मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का मीनिंग ये होता है कि वी हैव वन डिपेंडेंट वेरिएबल बट मोर देन टू एंड मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसका इक्वेशन कैसे बनता है? y, which is your dependent variable, is a function of beta 0, that is your intercept, plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus so on beta I xi प्लस म्यू. यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन. ओके, इसको कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, लाइक दिस. ये हम लोगों ने अभी लीनियर वाले में किया था, सिंपल रिग्रेशन मॉडल में. बट कभी कभी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ कार सोल्ड माइट बी पॉसिबली डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द कार. ठीक है, प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड एक्सटेंट ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप कार खरीदोगे या नहीं खरीदोगे. ठीक है, तो ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. सो इन केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन वी हैव एन इक्वेशन लाइक दिस, beta 0, okay, this is the intercept, beta 1 x1, beta 2 x2 and mu. ठीक है, सी यहाँ पे क्या लिखा है? the additional assumption. अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो assumptions किए थे, ठीक है, वो थे सारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के assumption. जब हम लोग जहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, नाउ वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक अजम्पशन और ऐड हो गया है उन अजम्पशंस में. देयर इज नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वैल्यूज और इंडिपेंडेंट वैल्यूज. अब ये क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे. ओके,
हाँ, अभी तक हम लोगों ने जेड टेस्ट और टी टेस्ट कर रखा है, यस और नो, दी बोथ आर पैरामेट्रिक टेस्ट, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। मल्टीपल रिग्रेशन के केस में वी यूज एफ टेस्ट, ओके। अब यहाँ पे टी टेस्ट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एफ टेस्ट यूज होगा। दीज आर दी रिग्रेशन मॉडल्स, एफ टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे, है ना। अब इफ़ यू चेक योर सिलेबस, वहाँ पे ये भी लिखा है कि वी हैव टू प्रैक्टिस सम सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड टू इकोनोमेट्रिक्स, ओके। तो आज हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन को MS एक्सेल में भी देखेंगे और SPSS में भी देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं, ओके। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके अजम्पशंस क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले MS एक्सेल में बात करते हैं। ये ऐड इन क्यों नहीं हो रहा है, मैक्रोस फार्मूला, नहीं आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक ऐड इन लगता है, वो ऐड इन इंक्लूड कर लें हम लोग। ये ऐड इन नहीं आ रहा है, कोई नहीं, हम लोग एक्सेल में करते हैं ये सारी, SPSS पे करते हैं सारी चीज़ें। चलिए, दिस इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड SPSS। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ओके। ये IBM एक कंपनी है, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, इसे बनाया ये वाले सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे जितने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं वो बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस सब लोग करेंगे अब, स्टार्टिंग विथ मल्टीपल रिग्रेशन, ओके। सो आई हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू मल्टीपल रिग्रेशन जो मैं लेके आया हूँ, उसको हम लोग यहाँ पे रन करके देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है ये सॉफ्टवेयर, और हम लोग कैसे इसे प्रिडिक्ट करेंगे सारी चीज़ें को। प्राइस, डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड एज। प्राइस 22.3, 12.5, 29, 36.2, 19.1,
36.5, 66.9, 17.3. This is the data of price of Uber company. Okay? हम लोग जो उबर या ओला यूज़ करते हैं, है ना, तो उनका जो फेयर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हम लोग वो देखने वाले हैं. तो फेयर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज 3.2, 1. Price depends on distance covered, duration, that is in minutes, 16 minutes. And age of the customer. ठीक है, ये हमारे पास डेटा गिवन है. ओके, हमारे पास एक डेटा गिवन है जहाँ पे हम लोगों को ये पता है, ये ऑब्जर्व्ड डेटा है. प्राइस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड, ड्यूरेशन एंड द एज. ओके, तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो कैसा बनेगा? y, दैट इज प्राइस, डिपेंड्स ऑन बीटा नॉट, that is your intercept, plus beta 1 x1 which is your distance, plus beta 2 x2 that is your duration, plus beta 3 x3 which is your age, plus mu. ओके, ये इक्वेशन बन गया. और ये बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 क्या है? ये पैरामीटर्स होते हैं. ओके, अब हमें देखना है क्या इन तीन वेरिएबल्स में डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड एज, इन तीनों वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है प्राइस को. ज़रूरी तो नहीं है कि ये तीनों वेरिएबल x1, x2, x3 जो हैं वो एक जैसे इम्पैक्ट डालें आपके प्राइस पे. ठीक है, किसी का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा. तो मल्टीपल रिग्रेशन के थ्रू हम लोग वो पता कर सकते हैं. मल्टीपल रिग्रेशन के थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रन करना है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है और उसको कवर करने में हमें 15 मिनट लगते हैं. ओके, और जो पैसेंजर की एज है वो 35 है ना, तो हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा हम ये भी पता कर सकते, एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों चीज़ हम लोग करेंगे आज.
सही है सर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस डिपेंडेंट है, बाकी इंडिपेंडेंट है। सर तो डिस्टेंस और ड्यूरेशन तो रिलेटेड है, तो डिपेंडेंट है। डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन रिलेटेड है। दैट मीन्स आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अब इस पे आते हैं। एक अजम्पशन होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता, उससे प्रॉब्लम को कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। हम लोग अभी ये भी कवर करेंगे, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना उसको आंसर करेंगे अभी। पहले देखते हैं रिग्रेशन रन कैसे होता है। ये हमने डेटा फीड कर दिया है सॉफ्टवेयर पे। अब आएंगे हम लोग एनालाइज में। ओके, एनालाइज से जाएंगे रिग्रेशन में, रिग्रेशन से जाएंगे हम लोग लीनियर पे। लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लिक कर दिया हमने। वी नो दैट प्राइस इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये यहाँ चला गया। और ये जो तीन हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये यहाँ चले जाएंगे। क्लियर? नाउ स्टैटिस्टिक्स, वी नीड आर स्क्वायर्ड चेंज, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, डर्बिन वॉटसन टेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू। प्लॉट्स, प्लॉट्स में रेसिडुअल इज ऑन, नहीं ये क्या है, प्रिडिक्टेड वेरिएबल इज एक्स वेरिएबल, रेसिडुअल इज वाई वेरिएबल। ये क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी बना लेते हैं, हिस्टोग्राम भी बना लेते हैं। ओके, वी नीड स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल का भी, स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल, महालोनोबिस डिस्टेंस। ओके, कंटिन्यू ऑप्शंस, ठीक है। देन अच्छा, रिग्रेशन रन करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है एंटर मेथड, एक होता है स्टेप वाइज मेथड, ओके, रिमूव, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेथड। ये क्या होते हैं हम लोग डिटेल में जब करेंगे तो मैं बता दूंगा, समझा दूंगा ये क्या होता है। अभी हम लोग सिंपल एंटर मेथड कर रहे हैं। ओके, नाउ ओके, अब ये देखो, अब आ गया रिजल्ट सारे, ये सारे रिजल्ट्स आ गए ना। अब ये रिजल्ट को रीड कैसे करते हैं ये समझते हैं हम लोग। मॉडल समरी, ओके, adjusted R square is 0.978, adjusted R square is 0.978। इसका क्या मीनिंग हुआ? दैट मीन्स 97.8% of variance in y is explained by x1, x2 and x3. Write down. Adjusted R square shows, ये वैल्यू लिख लेना आप लोग, ठीक है, 0.978 लिख लेना, 0.978 एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू है। इसका क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स 97.8% of the variance in the dependent variable, ब्रैकेट्स में लिख लीजिए प्राइस, is explained by independent variables, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड एज। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या मीनिंग हुआ। टोटल 100% होता है जिसमें से 97.8% ये तीन वेरिएबल मिलके एक्सप्लेन कर देना। दैट मीन्स कितना बचा? 2.2%। प्राइस में तब जो चेंज हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं, ये जो प्राइस गिवन है, ठीक है,
प्राइस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे, ड्यूरेशन पे और एज पे। ये तीन वेरिएबल्स कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं? 97% ये डिसाइड कर रहे हैं। बाकी का जो 2.2% रह गया वो कोई और वेरिएबल होगा जिसको हमने म्यू लिया हुआ है। ठीक है, 97.8% x1, x2 और x3 मिलके एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बाकी का 2.2% एरर टर्म है। और भी कोई फैक्टर हो सकता है, क्या पता ट्रैफिक हो सकता है या फिर वेदर कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है फेयर। ठीक है, फेस्टिवल सीजन हो सकता है, तो वो लेकिन वो 2.2% ही कर रहा है। बाकी जो मेजर चंक है वो बाकी ये तीन वेरिएबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। चलिए रिजल्ट पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो मॉडल समरी में यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंस लेवल विच इज 0.000। ठीक है, अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.005 ठीक है इससे कम है, दैट मीन्स वो मॉडल सिग्निफिकेंट है। नाउ कमिंग टू अनोवा। अनोवा टेबल में सिग्निफिकेंस देखिए 0.000। ठीक है, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट है। ये हमारा जो मॉडल हमने जो बनाया है ये सिग्निफिकेंट है, ये काम हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं कोफिशिएंट वाले कोरिलेशन पे। बीटा वैल्यूज देखिए, बीटा वैल्यूज कितने हैं? 4। एक तो ये हो गया आपका बीटा नॉट। ठीक है, बीटा नॉट दैट इज योर इंटरसेप्ट, डिस्टेंस 2.067, ड्यूरेशन 0.674 एंड एज इज -0.67। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? इसमें से ड्यूरेशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर हम लोग ये इक्वेशन बनाएं इसका, ओके, तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? प्राइस डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट दैट इज बीटा नॉट 7.747 प्लस 2.067 x1 प्लस 0.674 x2 प्लस माइनस 0.067 x3 प्लस म्यू, जिसमें से ये जो ड्यूरेशन वाला है ये वाला टर्म ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ड्यूरेशन ही बताता है कि आपका चार्ज कितना लगेगा, फेयर कितना होगा, आपका ओला का प्राइस कितना होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कर्व देखिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, दैट मीन्स जो एक अजम्पशन था ना और नॉर्मेलिटी वाला वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। स्कैटर प्लॉट, यहाँ पे वी नीड बेस्ट फिट लाइन, लीनियर। अब ये जो रिजल्ट है ना इसको अच्छे से समझने के लिए हमें ना अजम्पशंस को समझना पड़ेगा। ये जो सारे जो रिजल्ट्स आए हैं इसको समझने के लिए अजम्पशन समझते हैं। In this question we have one dependent variable and 3 independent variable. Okay, and as you said
कि डिस्टेंस और ड्यूरेशन तो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, है ना। अब ये क्या है इसको समझिए। कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम। आपका कंजम्पशन आपके इनकम पे डिपेंड करता है, ओके। आपका कंजम्पशन आपके वेल्थ पे भी तो डिपेंड करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ? एसेट्स पूरा इकट्ठा संपत्ति कितनी है, और इनकम इज दी आय, ठीक है। हमारे पास कितना इनकम आ रहा है और हमारे पास कितना इकट्ठा हम लोगों ने कर रखा है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेकिन दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारा कंजम्पशन कैसा होगा, है ना। दैट मीन्स दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड कर रहा है या वेल्थ पे डिपेंड कर रहा है, या हमारा वेल्थ इनकम पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली हमारा वेल्थ उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा हमारा इनकम होगा, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इनकम का इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन कंजम्पशन एंड वेल्थ का इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन, इट इज़ वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई, है ना। हम लोग अकेले ये पता नहीं कर सकते कंजम्पशन इनकम की वजह से ज़्यादा हो रहा है या फिर वेल्थ की वजह से ज़्यादा हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम इन दोनों वेरिएबल्स में से ये नहीं पता कर सकते कि कंजम्पशन इनकम पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है या वेल्थ पे, ओके। इस प्रॉब्लम को कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी, जब हमारे जो अजम्पशंस होते हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के, जो अजम्पशंस होते हैं जब वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो हमारे पास 3 प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमने तो अजम्पशन बना दिए, लेकिन जब उसको रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं मॉडल को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिसमें से पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड मल्टी कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, राइट डाउन मल्टी कोलिनियरिटी। When the independent variables have interdependence so that their individual effect on dependent variable cannot be assessed or analyzed. We face the problem of multicollinearity or analyzed. We face the problem of multicollinearity. ठीक है। हम लोग का मोटिव यहाँ पे क्या था, हमें ये देखना था कि डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड एज का इम्पैक्ट प्राइस पे क्या पड़ता है। क्लियर है ना। लेकिन हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। दैट मीन्स हमें तो ये दिख रहा है कि ड्यूरेशन का इम्पैक्ट डिस्टेंस पे पड़ रहा है या डिस्टेंस का इम्पैक्ट ड्यूरेशन पे पड़ रहा है, ओके। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही आपस में कनेक्टेड है, और वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हम लोग उनका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं इंडिविजुअली।
ओके इस प्रॉब्लम को कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, जो कि हमारे अच्छे रिग्रेशन मॉडल के लिए प्रॉब्लम होती है। मल्टी कोलिनियरिटी इज अ प्रॉब्लम फॉर अ गुड रिग्रेशन मॉडल। टॉपिक लिखिए हाउ टू डील विथ मल्टी कोलिनियरिटी। हाउ टू डील विथ मल्टी कोलिनियरिटी। फर्स्ट, increase the sample size. Increase the sample size. यहां पे हमने कितने 15 सैंपल लिया था, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या पता 15 की जगह हम लोग 500 सैंपल ले लें तो ये प्रॉब्लम हट जाए, है ना। सेकंड, वी यूज प्रायरी इंफॉर्मेशन। वी यूज प्रायरी इंफॉर्मेशन। हमें पहले से ही कोई इंफॉर्मेशन पता है, हमें ये पहले से ही पता है कि प्राइस ना ड्यूरेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि डिस्टेंस के ऊपर। थर्ड, ट्रांसफॉर्म द फंक्शनल रिलेशनशिप। ट्रांसफॉर्म द फंक्शनल रिलेशनशिप। फोर्थ, ड्रॉप द वेरिएबल। ड्रॉप द वेरिएबल दैट मीन्स अगर ये तीनों ऊपर के तीनों काम नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरेशन या डिस्टेंस में से एक को हटा ही देंगे अपने मॉडल में से, उसके बाद टेस्ट करेंगे। Okay. Second problem is heterosidasticity. First problem was multicollinearity. Second is heterosidasticity. 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 When disturbance or error term is not homosidastic, होमो का मीनिंग होता है इक्वल, सिडास्टिक का मीनिंग होता है स्प्रेड और वेरिएंस। ठीक है, एक अजम्पशन आप लोगों ने देखा होगा, वी अज्यूम दैट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म गिवन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कांस्टेंट। ये वाला अजम्पशन हमने लास्ट क्लास में किया था। जब ऐसा नहीं होता है, जब होमोसिडास्टिक नहीं होता है हमारा एरर टर्म, दैट मीन्स इक्वली स्प्रेड नहीं होता है, तब हमारे पास हेट्रोसिडास्टिक की प्रॉब्लम आती है। इसको ऐसे समझिए, दिस इज द बेस्ट फिट लाइन, ओके, एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशन, ओके। ये एरर टर्म की वजह से आ रहा है ये गैप, ठीक है। हम लोग ये मानते हैं
किन सभी का जो वेरिएंस है, जो गैप है, डिस्टेंस है मिड वैल्यू से, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है तब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हेटेरोसिडास्टिक की, तब हमारे पास बेस्ट फिट लाइन नहीं आ पाता है। राइट डाउन, व्हेन heterosidasticity is a problem, heterosidasticity is a problem arise when the variance of error term is not constant. This leads to type 1 or type 2 error. इसको एक बार और समझते हैं क्या होता है। This is x, this is y. Okay, this is the model best fit line. ठीक है, इस लाइन पे जो वैल्यू आएगी वो y है, लेकिन y पे एक्चुअली i नहीं है, ऐसे आ रही है वैल्यूज। ये हमने जो एस्टिमेट किया वो क्या आया, y हैट, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, और हमें ये पता है y माइनस वाई हैट शुड बी इक्वल्स टू 0, और अगर ये 0 नहीं होता तो म्यू के बराबर होता है। यहाँ पे म्यू लिख दें, म्यू की वजह से हो रहा है, एरर टर्म की वजह से ये गैप आ रहा है ना। और ये एरर टर्म, इसका जो वेरिएंस है हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, अगर ये एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट है, ठीक है, तब तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो होमोसिडास्टिक है, तो हमने जो अजम्पशन जो मानी थी वो फुलफिल हो रही है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, और ये बेस्ट फिट लाइन इज नॉट अ ट्रू एस्टिमेटर। जो हम बोलते हैं ना ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये नहीं है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, coming to third problem, that is called auto correlation. ऑटो कोरिलेशन, टाइम सीरीज डेटा पता है ना क्या होता है टाइम सीरीज डेटा? टाइम सीरीज डेटा उसमें ईयर वाइज होता है, डेटा गिवन होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है फ्रॉम 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ईयर वाइज आपको डेटा गिवन है। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं।
Autocorrelation is a situation जस्ट अ सेकेंड, ये हम लोग ओपन कर ही लेते हैं. ये सारे अजम्पशंस थे, ये 5. ठीक है. Assumption 1, mean of the disturbance is 0. Okay. Second is variance is constant. Now detection of heterosidasticity. Heterosidasticity को हम लोग White's test, there are so many tests to identify whether there is heterosidasticity or not. ठीक है. तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग तो ये काफ़ी डिटेल में ये है वैसे स्लाइड्स, इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस मीनिंग पता होना चाहिए हम लोगों को कि ये होता क्या है. ओके. OLS blue, there is deal with heterosidasticity. Autocorrelation. हमारे पास जो अजम्पशन है उसमें हम लोग ये अज्यूम करते हैं जो एरर टर्म्स होते हैं ना टाइम सीरीज डेटा में, जो एरर टर्म, सी यहाँ पे 2011 का एक मॉडल बनेगा, यहाँ पे एक मॉडल बनेगा ना, y1 इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस म्यू 1. यहाँ पे बनेगा y2 इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x2 प्लस म्यू 2. यहाँ पे बनेगा y3 इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x3 प्लस म्यू 3 एंड सो ऑन, म्यू 4, म्यू 5, म्यू 6 एंड सो ऑन. ठीक है. अब हमारे पास एक अजम्पशन है, वो कहता है कि कोवेरियंस बिटवीन म्यू आई एंड म्यू जे, that means 1 or 2, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4, म्यू 5 एंड सो ऑन, इसके बीच में कोई कोवेरियंस नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स ये जो एरर है 2011 का इज डिफरेंट देन 2012. इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना ही इन दिनों के बीच में, ना ही इन दोनों के बीच में, ना ही इन दोनों के बीच में, ना ही इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. एक साल का एरर टर्म इज डिफरेंट ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड दूसरे साल का एरर टर्म इज डिफरेंट. ठीक है. कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. जब ये अजम्पशन वायलेट होता है उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ऑटो कोरिलेशन. अब ये ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, देखो, दिस इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन. Write down. इसको हम लोग कैसे करें, ठीक. There should be no systematic relation between two error terms. Full stop. If mu 1 is above the mean value, and mu 2 is also above the mean value,
we have a problem of positive autocorrelation. Positive autocorrelation. On the other hand, if mu1 is above the mean value and mu2 is below the mean value, we have the problem of negative autocorrelation. Okay. यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन कैसे जा रहा है, पहले नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है ना। लेकिन इसमें ये जो गैप है, इसका जो पैटर्न हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ना मीन वैल्यू के थ्रू, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों खराब है, दोनों प्रॉब्लमेटिक है। हमारे पास कैसा होना चाहिए, नो ऑटो कोरिलेशन वाला ऐसा ग्राफ होना चाहिए, स्प्रेड ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे कोई पैटर्न आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये सिचुएशन होता है नो ऑटो कोरिलेशन, दैट मीन्स यहाँ पे जो रेसिडुअल है उसके बीच में कोई पैटर्न नहीं है। Now, Durbin-Watson test. Durbin-Watson test is used to solve the problem of autocorrelation. Write down the Durbin-Watson test is used to solve the problem of autocorrelation. The value of Durbin-Watson test, the value of Durbin-Watson test lies between 0 and 4, 0 and 4, ठीक है। दिस इज, ये जो है ना यहाँ पे 0 and 4 के बीच में लाई करता है ये पूरा वैल्यू। अगर आपके डर्बिन-वॉटसन टेस्ट की वैल्यू 2 के आसपास है, 2 के आसपास है, दैट मीन्स नो ऑटो कोरिलेशन। देन ब्रूश गॉटफ्रे टेस्ट भी यूज होता है ऑटो कोरिलेशन के लिए, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मल्टी कोलिनैरिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमने जो रिजल्ट्स बनाया था ना SPSS के थ्रू, उसमें देखते हैं ये क्या ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो प्लॉटिंग है कैसे है, स्प्रेड है, लेकिन यहाँ पे पूरा अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग डर्बिन-वॉटसन टेस्ट का जो रिजल्ट है उस पर भी देख सकते हैं। जो डर्बिन-वॉटसन टेस्ट है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, ये रहा मॉडल समरी में। देखिए मॉडल समरी में वैल्यू कितनी आ रही है, 1.387 है ना। दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज देयर, ठीक है। यही अगर 2 के आसपास होता
तो हमारे पास ऑटो करेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। ओके ये जो नॉर्मल प्लॉट बना है, देखिए जो ग्राफ बना है ना नॉर्मल, ये भी एक अजम्पशन होता है नॉर्मेलिटी का। आपका जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो अजम्पशन है उसमें एक अजम्पशन होता है नॉर्मेलिटी, फिफ्थ अजम्पशन। ये यहाँ पे गिवन होगा जस्ट सेकेंड, ये वाला फिफ्थ अजम्पशन जो है ना, ये नॉर्मेलिटी का अजम्पशन है। दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है, एंड वायोलेशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अजम्पशंस। जो ये हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग। अब ये चीज़ें होती क्या है, एक ब्रीफ मैं दे देता हूँ। सपोज आप लोग कोई टेस्ट कर रहे हो, आपने कोई मॉडल टेस्ट करना है, आप लोगों को टेस्ट करना है कि द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, डिमांड फॉर ईवीज डिपेंड्स ऑन, सपोज आप लोगों ने 10 फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज वन प्राइस, इनकम, एजुकेशन, एज, देन आप ले लो अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, देन माइलेज ऑफ द कार, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा या नहीं लेगा, ये आप लोगों ने टेस्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7-8 फैक्टर्स आ गए, जिसको आप मॉडल जब बनाओगे तो y इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा 1 x1 दैट इज योर प्राइस, प्लस बीटा 2 x2 दैट इज योर इनकम एंड सो ऑन, ऐसे करके आपका बनेगा, पूरा मॉडल बनेगा, ठीक है। अब इन 7-8 फैक्टर्स में से, इन 7-8 फैक्टर्स में से हमें बहुत सारी चीज़ें पता करनी होगी। पहली, इनमें से सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर कौन सा है, ठीक है। हमें ये भी पता करना होगा कि क्या इसमें से कोई ऐसा फैक्टर है जो किसी काम का ही नहीं, हमने बेकार में लिया है, हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। ओके, हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि हमने ये फैक्टर्स के बारे में पता करने के लिए लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, वो कितने रेलिवेंट हैं, कि हमने बेकार में उस क्वेश्चन में डाल दिया कि आप इसका भी जवाब दे दो, ठीक है। आप ऑनलाइन सर्वे आता है ना आपके पास, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा फैक्टर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है, दैट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे फिर कैसे उसको मल्टीपल रिग्रेशन का एक मॉडल बनाया जाता है, मॉडल बनाना सीखेंगे हम लोग एक्चुअली, ठीक है। तो सर पेपर में मॉडल बनाना पड़ेगा? नहीं, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। बेसिकली ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो कि 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे सो दैट आपके दिमाग में सेट हो जाए वो सारी चीज़ें आगे के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकली तो 15 मिनट में हो जाएंगी ये सारी चीज़ें,
बट उससे प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। इसमें बहुत सारे टेस्ट्स के नाम दिए थे, तो उतना कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में, जस्ट अ सेकेंड मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग है, बस इतना ही है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में कर लेंगे। देन गुडनेस ऑफ इट, आर स्क्वायर बार की सारी चीज़ें हैं। ओके, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग करने के लिए पास सफिशिएंट टाइम है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें भी कर लेंगे। तो अभी आप लोगों का काम इतना है कि अभी तक जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं इस क्लास की, उसको एक बार सीक्वेंस में आप लोग देख लो, सो दैट आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसको डायरेक्ट अगर यहाँ से पढ़ोगे आप तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है ना। तो पुरानी चीज़ें जब तक अजम्पशंस आप लोगों को क्लियर ना हो, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तब तक ये क्लियर थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो रिग्रेशन जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो पूरा देखना, उसके बाद रिपीट करके इसे देखना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, इसे बंद कर दें। बोलो। SLM मेरे पास आया था चेक करने के लिए, तो वो मैंने चेक करके मैंने बता दिया है कि क्या क्या कमियां हैं, वो आप लोगों को मिल जाएगा कुछ दिन में। बाकी मेरे नोट्स लेते रहो, और ये रिकॉर्डिंग वाली जितने जो स्लाइड्स हैं वो देखते रहना आप लोग। ठीक है, नहीं होगा तो लास्ट क्लास में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को भेज भी दूंगा। और मैंने आप लोगों को एक स्टडी मटेरियल शेयर भी किया था, आई गेस मेल किया था आप लोगों को, किसी को मेल किया था मैंने कोई स्टडी मटेरियल, ये वाला। ये पूरा स्टडी मटेरियल है, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, ये सारे, हेट्रोसिडासिटी, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कंटिन्यू रखते हैं। चलो इसी में रिवीजन करके हम लोग देख लेते हैं क्या है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा? क्वालिटेटिव में जिसको न्यूमेरिकली हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। देन डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा भी हम लोगों ने कर रखा था। ठीक है, प्राइमरी डेटा जो हम लोग खुद से कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है उसको कहते हैं। देन डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा हम लोग कैसे कर सकते हैं कलेक्ट, ऑब्जर्व करके। हम लोग मार्केट में गए, बस लोगों को देख रहे हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न देख रहे हैं। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरम किया होगा, और कार्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, याद आया? तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरम जो था वो ऑब्जर्वेशन मेथड पे था, वहाँ पे बस मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं लोगों का कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है, इससे भी हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन ये एक्सप्लोरेटरी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव एंड अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट्स, नॉन पार्टिसिपेंट्स एंड डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, छुप के आप ऑब्जर्व कर रहे हो। देन लैब में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। इंटरव्यू आप ले सकते हो, इंटरव्यू से आप पता कर सकते हो उनके ओपिनियंस के बारे में। बहुत तरीके की इंटरव्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, देन फोकस्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ ले सकते हो, क्वेश्चनर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन कमिंग टू रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया है क्या उस पर रिलाय कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमने जो डेटा मेथोडोलॉजी यूज़ की है वो कैसी है, वो सही है या गलत है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया है सैंपल से वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है।
सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, देन कमिंग टू प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। मल्टी स्टेज, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा एंड रेफरल, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाई स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो ये सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन टी टेस्ट, काई स्क्वायर तो डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, टी टेस्ट हम लोगों ने कर रखा है। वी हैव काई स्क्वायर टेस्ट एंड एफ टेस्ट। इस स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी समझने के लिए। देन इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, इकोनोमेट्रिक्स का मॉडल कैसा बनता है, ये मैंने आप लोगों को मेल किया था मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, उसने भेजा नहीं है। कोई नहीं, मैं इसी में दिखा देता हूँ सो दैट रिकॉर्ड हो जाए कम से कम। एरर टर्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। ये अजम्पशंस हैं सारे। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। गॉस मार्कअप थ्योरम क्या होता है, उसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस। फिर ये जो कॉन्सेप्ट थे ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, मल्टी कोलिनैरिटी क्या होता है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। confidence interval, goodness of fit, this is also very important. अच्छा, आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है। इधर वो एक्सेल पे आप कर लो, सीख लो, SPSS पे सीख लो, EViews पे सीख लो, स्टैटा पे सीख लो, R है वो उस पे सीख लो, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सर आसान कौन सा है? सारे आसान हैं, आसान सारे हैं, ठीक है। और उसमें से किसी एक में भी अगर एक्सपर्टीज़ आ जाएगा, आई वुड सजेस्ट कि आप R पे सीख लो, है ना। R बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। R जो सॉफ्टवेयर्स के मैं नाम लिख देता हूँ, एक हो गया R, एक हो गया SPSS जिस पे हम लोगों ने आज प्रैक्टिस की थी, एक है EViews, एक होता है स्टैटा, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं, और एक्सेल तो है ही। तो इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप सीख लो, ये बाद में आप लोगों के काम आ जाएगा, इसी के बेस पे आप लोगों को अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है।
डेटा एनालिस्ट वगैरह की जो जॉब्स होती हैं। फिर एक पावर बीआई है, टैब्ल्यू है, वो भी है, वो एडवांस लेवल पे थोड़ा सा हो जाएगा। पावर बीआई भी लिख देता हूँ, है ना, ये भी अगर सीखना चाहो तो पावर बीआई। ओके, दिस बुक, एक तो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल के लिए दामोदर गुजराती बोला गया है ना, गुजराती इज योर रेफरेंस बुक। उसके अलावा भी एक ये बुक है, शॉम्स की है, सेल्वाटोर, ठीक है, सेल्वाटोर एंड रीगल, ये बुक का मतलब ऑथर्स हैं। इनकी ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए। इसको ये दिखा देता हूँ मैं, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है ना, फिर ये डमी वेरिएबल वाली सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स इन रिग्रेशन। आज जो हमने किया 206, चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। Multicollinearity refers to case in which two or more explanatory variables in the regression model are highly correlated. This ये लाइन, so that making it impossible to isolate their individual effect on dependent variable, ये होता है multicollinearity, ठीक है। और मल्टीकोलिनियरिटी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाई कलेक्टिंग मोर डेटा, है ना, बाई इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, बाई यूजिंग प्रायरी इंफॉर्मेशन, बाई ट्रांसफरिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप और बाई ड्रॉपिंग द वेरिएबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख रखी हैं, है ना, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हेट्रोसिडास्टिसिटी क्या होती है? If the Euler's assumption that is variance of error term is constant for all observation, तो हमारे पास क्या हो गया, does not hold। हाँ, that means उस केस में जब एरर टर्म के जो वेरिएंस हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, तब हमारे पास हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आती है। ओके, एंड दिस लीड्स टू अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट एस्टिमेट्स ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। And then third is autocorrelation. When the error term in one time period is positively correlated with the error term in the previous time period, we face the problem of positive autocorrelation, ठीक है। और जब इसका अपोजिट होता है तो नेगेटिव कोरिलेशन। आप लोग को एरर टर्म्स जो हैं वो भी मतलब क्या उन्हें कोरिलेट नहीं होने चाहिए, इसका ये मीनिंग है। और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो प्रॉब्लम जो आ रही है।
ऑटो कोरिलेशन, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। घर में पढ़ाई करते हो आप लोग? क्यों? अब तो कुछ दिन में इंटरनल्स होंगे आप लोगों के। तो आप इस वाले बुक को भी रेफर कर सकते हो अलॉन्ग विथ गुजराती। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे मिल जाएगा आप लोगों को, गुजराती का भी पीडीएफ मिल जाएगा, ये वाला भी सेल्वाटोर भी मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो लोग शायद, तो चेंजेस करने के बाद आने तो चाहिए। मैंने लास्ट वीक ही भेज दिया था ठीक करके, तो अब तो हो जाने चाहिए। और ये SPSS सॉफ्टवेयर है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, है ना। एक्सेल में भी कर सकते हो, ऐड इन ऐड करना पड़ता है उसमें, लेकिन पता नहीं मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ऐड नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये SPSS में ही प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें। अब आने वाली जो चीज़ें हैं ना सारी इसी में प्रैक्टिस करेंगे। ये इतने सारे जो इक्वेशंस हैं इससे घबराना नहीं, ये कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। गुडनेस ऑफ फिट और सारी चीज़ें। हमने जो अभी एडजस्टेड आर स्क्वायर वाला किया था ना, उसमें 97.8% था, है ना। 98.8% का मीनिंग ये हुआ कि जो हम लोग जो बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे उसमें ज़्यादातर जो डॉट्स होंगे ना उस लाइन पे ही आएंगे, एक दो इधर उधर आएगा, है ना। आर स्क्वायर जितना ज़्यादा होता है, 100 के जितना पास होता है, वैल्यूज़ लाइन पे उतनी ज़्यादा लाई करती है। वही अगर आर स्क्वायर कम है तो लाइन पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ, ठीक है। The most common goodness of fit statistics is known as R square. Goodness of fit क्या बताता है? How well the sample regression function fits the data. हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो कितने अच्छे से फिट हो रहा है, वो ये बताता है गुडनेस ऑफ फिट। हम लोगों ने एक मॉडल बनाया और एक लाइन ड्रॉ कर दी कि हमने बोला कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y इस रेट पे इंक्रीज होगा, हमने ये बता दिया। अगर जब हमने डेटा कलेक्ट किया और मेजर किया और सारी की सारी वैल्यू इसी पे आ रही है ना, इसका क्या मीनिंग हुआ? हमने जो मॉडल बनाया वो एक्यूरेट है, परफेक्ट है। क्लियर? रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है, कुछ वैल्यू इधर उधर लाई करती है। ये जितना कम हो, आउटलायर जितने कम हो, दैट मीन्स आर स्क्वायर हमारा उतना बड़ा होगा, दैट मीन्स हमारा मॉडल उतना अच्छा होगा। आर स्क्वायर कम होने का मीनिंग ये हुआ कि सारी वैल्यू इधर उधर ही लाई कर रही है, लाइन पे कोई लाई ही नहीं कर रहा है। इस केस में प्रॉब्लम है कि हमारा मॉडल उतना स्ट्रांग है ही नहीं, हमें कुछ और इक्वेशंस या रिलेशनशिप देखने चाहिए, इसका ये मीनिंग हुआ। एफ टेस्ट के ऊपर ऐसे न्यूमेरिकल्स कुछ आएंगे नहीं, है ना। ये बस वो मल्टीपल रिग्रेशन के रिजल्ट्स के थ्रू हम लोगों को देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट है या नहीं, बस इतना ही यूज़ है इसका एफ टेस्ट का।
सो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं. ओके, थोड़ा सा आप पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो देख के आना, तो सीख जाओगे थोड़ा जो क्लास मिस की है ना. चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. एक बार देखना अगर वो आ गया तो ये बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग. एक बार देखना है, एक बार बाहर देखो है तो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे. ले आओ डन. फर्स्ट तो ये बेसिक्स है, इसको तो सीखना ही पड़ेगा, है ना. ये वीडियोस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वो 4 वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा. सेकंड में मल्टीकोलिनैरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए. वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए. ठीक है. देन गुडनेस ऑफ फिट, आर स्क्वायर, डमी वेरिएबल, AIC, BIC, SIC. बाय सर. सर गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. ये तो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये फर्स्ट तो पूरा इम्पोर्टेंट है ना. तो इससे कम से कम आप प्रैक्टिकल पोर्शन कर लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा. प्रैक्टिस करो. लास्ट क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे, वो देखो. ठीक है. और वो जो दामोदर गुजराती वाली बुक है उसी को रेफ़र करना. पहले था, सबसे पहले आपका